हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज आया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो है क्लास 11th के यूनिट ग्रेविटेशन की। पिछली बार अपने लोगों ने जो लास्ट में छोड़ा था वो था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर बोले तो शेल, और अपने लोगों ने करा था सॉलिड स्फीयर। और मैंने कहा था यार कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, इससे पहले पढ़ लिया है, तो आपने रटने का काम करा होगा, ना कि समझने का। तो अगर आप पहले से ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर पहले से पढ़ चुके हो तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना पहले आप मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर एंड सॉलिड सेल, सॉरी सॉलिड स्फीयर, तभी आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आएगा, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। वरना आपको भी यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यार ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपके दिमाग में होगा यार ये कब बताया था, इसके बारे में हमें क्या जरूरत है जानने की। तो आपको सब कुछ पिछली वीडियो में मिल जाएगा, क्या जरूरत है जानने की। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो इसको अपने लोगों ने जी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, बिल्कुल सही पढ़ा है। और साथ में साथ हमें भी पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बता रखा है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं, बस क्या होती है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस ऑफ अर्थ होती है। अगर मैं ये बोलूं कि E दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G के बराबर होती है, तो मैं बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, G होती है ड्यू टू सरफेस ऑफ अर्थ। अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग E होती होगी, बट उनकी G नहीं होती है। व्हेन आई टॉक अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट इज हैविंग दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ध्यान में रहे, आपका E ही क्या है, आपका G है। आपका E ही क्या है, आपका G है, जो क्या करता है, एक बॉडी को फोर्स प्रोवाइड करवाता है। मैंने आपको पहले से एक फॉर्मूला बता रखा है कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ME। पहले से बता रखा है, पहले से बता रखा है, बार बार सुनने को मिलेगा, पहले से बता रखा है। तभी मैंने बोला इस वीडियो को देखने से पहले सॉलिड स्फीयर और हॉलो शेल का जो हॉलो स्फीयर है उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर देख ली होगी तो आपको क्लियर हो रहा होगा, हाँ सर ने बताया था ये फॉर्मूला। एफ वैक्टर इज इक्वल टू एम ई वैक्टर। एफ वैक्टर इज इक्वल टू एम ई वैक्टर। अगर आपने ये फॉर्मूला देखा है तो आपको चीजें क्लियर होने शुरू हो गई होंगी। दूसरा फॉर्मूला आपको पहले से पता है, एफ इज इक्वल टू एम जी। कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले से अगर आप रिलेट करो तो ई यहाँ पर जी के बराबर दिख रहा होगा, ई यहाँ पर जी के बराबर दिख रहा होगा। हाँ सर यूनिट वाइज दिख रहा है, डायमेंशनल नहीं दिख रहा है क्या, वैसे वाकई में क्या ई जी को कह सकते हैं कि ई ही है? क्या मैं जी को कह सकता हूँ वो ई ही है? चलिए चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ। ये आपका कंप्लीट अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ जहां पर एक मैं बॉडी ड्रॉ कर रहा हूं। सरफेस ऑफ अर्थ पर एक बॉडी रखी है जिसका मास मान लिया m, स्मॉल m। क्या मान लिया, स्मॉल m। ठीक, अर्थ का मास अपने लोग क्या कंसिडर कर लें, कैपिटल M कंसिडर कर लें। अर्थ के मास को क्या कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल M। तो अगर ये बॉडी मास m की सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो इसका वेट कहाँ होगा? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अपने लोगों ने इसलिए पढ़ा हुआ है कि पहले से ही पढ़ा हुआ है, इसका वेट कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, mg will be what, towards the center of earth। ठीक है, let us consider इसका, इस बॉडी का मास m, इसका सेंटर समथिंग यहाँ। ठीक, अर्थ का सेंटर ये, इनके बीच में एक दूरी होगी, उस दूरी को हमने नाम दे दिया स्मॉल r, लेट इट बी स्मॉल r। अर्थ का सेंटर, ठीक है, अर्थ का सेंटर उसको नाम दे दिया अपने लोगों ने आर ई। अर्थ के सेंटर को नाम दे दिया आर ई, मास को दे दिया नाम m। ठीक है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, F इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना, r का स्क्वायर। नो डाउट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, r का स्क्वायर। फोर्स F इस बॉडी के ऊपर इसकी वजह से लगा, दैट इज हाउ मच, gm कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। दूसरा वही फोर्स आपका किसके फॉर्म में होता है, mg के फॉर्म में भी होता है। वही फोर्स आपका किसके फॉर्म में होता है, mg के फॉर्म में भी होता है। हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट,
तो mg विल बी इक्वल टू व्हाट, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो g की वैल्यू क्या मिली, gm अपॉन r का स्क्वायर। यहां पर ये जो ग्रेविटी है बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितनी आ रही है, gm अपॉन r स्क्वायर आ रही है। इसी को थोड़ा सा कंपेयर करके देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो उसका फॉर्मूला भी समथिंग कुछ यही आया था, E इज इक्वल टू gm अपॉन r का स्क्वायर। ये हर एक बॉडी के लिए होता है, किसी भी बॉडी का मास m, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g लगाया, और वहां से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, उसके सेंटर से r दूरी पर एक फील्ड डेवलप होगी। उस फील्ड में जैसे कोई दूसरी बॉडी आएगी तो उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, उसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, तो वो पर्टिकुलर फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। हमने उसी फोर्स को mg के टर्म्स में पढ़ा हुआ है कि यार हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो mg सेंटर की तरफ आया, ठीक, तो वो f किसके बराबर होगा, इसके बराबर भी होगा। तो यहां से g की वैल्यू gm अपॉन r स्क्वायर आई, और हमने भी क्या पढ़ा हुआ है, gm अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई मैग्नीट्यूड के टर्म्स में कंप्लीटली gm अपॉन r स्क्वायर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पर क्या निकाला है, स्मॉल जी। तो ऑटोमेटिकली व्हाट आई कैन सी इज कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। बिल्कुल कह सकते हो सर, प्रूव हो गया कि यार जो वैल्यू जीएम अपॉन आर स्क्वायर की आ रही है किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, वही सेम वैल्यू स्मॉल जी के बराबर भी आ रही, वही सेम वैल्यू स्मॉल जी के बराबर भी आ रही। तो इसका मतलब अगर मैं आर को बढ़ाता जाऊंगा तो जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। क्या यहां पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। आर की डिपेंडेंसी के ऊपर आपका ई डिपेंड कर रहा है, जी आपका यहां पर भी आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो चेंज आर में यहां होगा और यहां होगा, समथिंग अमाउंट ऑफ चेंज जो भी जी में होगा, वही सेम अमाउंट आपका ई में भी चला जाएगा। तो ई की वैल्यू जी के बराबर ही होगी जब भी आप देखोगे, जब भी आप देखोगे, ठीक। तो इसका मतलब जो भी यूनिट आपका जी का होगा वही यूनिट आपका ई का होगा, ठीक। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वहां से अपने लोगों ने यूनिट निकाला, यूनिट ये आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-2, ठीक है। बट इफ आई से कि यार मुझे ये जी की वैल्यू भी पता करनी है, इसको भी डिराइव करके देखना है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है जो जी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहाँ, हर जगह हमने तो ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, हमने लोगों ने ये पढ़ा हुआ। बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस आर को चेंज करता हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है अगर मैं इस आर को चेंज करता हूँ तो जी चेंज होने वाला है, वो जी चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं कहीं पर निकाल सकता हूँ ग्रेविटी अभी के लिए, तो वो कहाँ, सरफेस पे, वो मैं सरफेस पे निकाल सकता हूँ। तो जो आर की वैल्यू है, इफ आई टेक स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर के बराबर रखता हूं तो मुझे इजिली क्या मिल जाता है, स्मॉल जी की वैल्यू किसके बराबर, जी एम अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर आप क्या करो, जी की वैल्यू यूज करो, एम की वैल्यू का यूज करो और आर की वैल्यू का यूज करो। हमें पता है कैपिटल जी कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हमें ये पता है कैपिटल जी की वैल्यू ये होती है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 5.99 लेते हैं अपने लोग, डायरेक्टली क्या करते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजीज, ठीक। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी, कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर्स, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। तो भाई कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल एम की वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू है, इन वैल्यूज को उसमें यूज कर लिया जाए तो स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मॉल जी अपने लोगों को कैसे मिलेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इन सब वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है समथिंग 9.834 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी बेसिकली टेक इट एज 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अपने लोगों को एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है जी की वैल्यू निकालने के लिए। तो पेंडुलम सिस्टम का अपने लोग यूज करेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपकी क्लास में
ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, टाइम पीरियड नोट डाउन करनी है, उसके लेंथ जो पेंडुलम होगा ऑसिलेट कर रहा है उसकी लेंथ नोट डाउन करनी होगी, तो जी की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे यार एग्जैक्टली आ जाएगी, तो नहीं यार एग्जैक्टली नहीं आ पाएगी। जो आपको यहाँ दिख रही है 9.8 वो एग्जैक्टली नहीं आ पाएगी। क्यों सर? हम करें तो नहीं आएगी और आप कर रहे हैं तो, और किसी ने भी करी है तो आ गई, हमारी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यार ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म हुए होंगे ना, वो कहीं ना कहीं वैक्यूम की कंडीशंस में हुए होंगे, फ्री स्पेस में हुए होंगे। बट आपके लेबोरेटरीज में तो यार अच्छा खासा एयर रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो उसका भी फर्क पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आप 9.8 नहीं अचीव कर पाओगे। अगर कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ रीडिंग्स में आपने गलती करी होगी। 9.8 एग्जैक्टली अगर आ रहा है और आपको कोई शाबाशी दे रहा है, वाह भाई वाह बहुत अच्छे, तो समझ जाओ, समझ जाओ फिर। तो एग्जैक्टली नहीं आएगा 9.8, एग्जैक्टली नहीं आ सकता है। 10 आ जाएगा बहुत अच्छा है, 10 आ रहा है ना बहुत अच्छा है, एरर्स के साथ आ रहा है। एरर क्या है? एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट नाउ, क्या सर ये जी कभी वेरी कर सकता है? क्या ये जी कभी वेरी कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल वेरी कर सकता है। तो उसका वेरिएशन किन किन चीजों की वजह से होगा, तो उसके बारे में अपने लोग अब स्टडी करेंगे। वेरिएशन इन जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। 4 फैक्टर्स हैं इसको वेरी करने वाले, 4 फैक्टर्स। कौन कौन से? भाई एक तो देखो, जितनी ऊंचाई पर जाओगे, जितनी हाइट पर जाओगे उसकी वजह से वेरी होता रहेगा। दूसरा फैक्टर, जितनी गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, उसकी वजह से वेरी होता रहेगा। तीसरा, इसकी अपनी शेप की वजह से। अरे शेप की वजह से अपने लोगों को यही लगता है अर्थ एक स्फीयर है, बट नहीं, वो कम्प्लीटली स्फीयर नहीं है। उसकी शेप समथिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो चपटा हुआ है पोल के साइड से और फैला हुआ है इक्वेटर के साइड से। तो आप कुछ ओवल कह सकते हो, कुछ ओवल, कंप्लीटली ओवल नहीं। ठीक है, तो उसकी शेप की वजह से भी जी के ऊपर वेरिएशन आता है। और लास्ट में आता है रोटेशन की वजह से, उसके रोटेशन की वजह से भी वेरिएशन है। तो ये 4 फैक्टर्स अपने लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे वन शॉट में। तो एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है वेरिएशन ड्यू टू हाइट इन जी। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी एज वी गो अप। जब जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे अपने लोग ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जी में जो वेरिएशन आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो समझना भाई, ये पॉइंट ए मान लिया भाई, सरफेस ऑफ अर्थ का ये पॉइंट ए मान लिया। ठीक है, राम शाम जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो कर लो, यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें तो पता है भाई सरफेस ऑफ अर्थ है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर हमारे पास फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले अपने ड्राइव करा हुआ है, कितना होगा? GM/r²। एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटी लग रही होगी वो कितनी होगी? GM/r²। ठीक, बट if I take this body something at some sort of height h, हाइट h पर अगर मैं ले जाऊं, h हाइट पर अगर मैं ले जाऊं, ये आर ई रेडियस हो गया सरफेस ऑफ अर्थ का। ठीक है, ये h हाइट पर लेके चला गया, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया? वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल आर। क्या हो गया? स्मॉल आर। तो एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट जो जी डैश है, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब जी डैश है वो कितना बन जाएगा? GM/r²। आर बोले तो आपका टोटल डिस्टेंस, आर वेरी करेगा तो जी वेरी करेगा, तो जी वेरी करने का मतलब जी डैश नाम नया डाल दिया गया, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 हो गया भाई। यहां से अगर आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो दोनों को, तो डिवाइडिंग, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलता है? जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, जी को नीचे ले आऊं, इज इक्वल टू GM/r² इनटू डिवाइडेड बाय GM/r²। आर स्क्वायर चला गया ऊपर, तो यहां से क्या हुआ? आर ई। ठीक है, यहां से जीएम से जीएम हो जाएगा कैंसिल। तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा जी डैश विल बी इक्वल टू जी ब्रैकेट में RE² अपॉन आर, RE² अपॉन r²। एक चीज तो क्लियर दिख रही है भाई, यहाँ पर इस फॉर्मूले से एक चीज तो क्लियर दिख रही होगी, वो ये, ना तो जी चेंज होगा सरफेस ऑफ अर्थ का,
ना ये आर ही चेंज होगा। अगर इस जी डैश के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है तो इस आर की वजह से पड़ने वाला है। किसकी वजह से? आर की वजह से। हमें एक चीज का तो क्लियरेंस मिल चुका है कि जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे हमारा जी डैश क्या होने वाला है? कम होने वाला है। इस फॉर्मूले से हमें पता चल चुका है। इस फॉर्मूले से हमें ये कंप्लीटली पता चल चुका है कि इस जी डैश में जो भी चेंज आएगा इस आर की वजह से आएगा। आर को बढ़ाते जाओगे जी डैश कम होता जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा? स्मॉल आर क्या होगा? स्मॉल आर। ध्यान से देखो, स्मॉल आर क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर ई और एच है। क्या है? आर ई और एच। तो आर ई प्लस एच का बन जाएगा ये होल स्क्वायर। नीचे क्या है? स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो यहां बन जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखा जाए अगर मैं एच को बढ़ाऊं, अगर मैं एच को बढ़ाता जाऊं तो जी डैश कम होता जाएगा। ठीक है, रिलेशन दिख रहा होगा। बट एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला तो ये भी बन चुका है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज होगा। ठीक है, ये भी यूज होगा। इसको यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। कभी कभी हो सकता है सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस गिवन हो तो स्मॉल आर यूज करो। कभी कभी हो सकता है सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, एच। ओके, नाउ क्या करेंगे? एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जी आर ई का स्क्वायर, नीचे से क्या करेंगे? आर ई को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। आर ई को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ध्यान से देखो, मैंने अंदर ही स्क्वायर बाहर ही लिखा है अभी भी। अंदर ही मैंने क्या करा? आर ई को कॉमन लिया। आर ई को जब इसके बाहर लाऊंगा तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई आएगा और इसका होल का स्क्वायर होगा। अब इस होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता हूं तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस एच ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपके सामने ये भी आया, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगा यही यूज करना। अब इस फॉर्मूले से एक स्पेशल केस, वेरी वेरी स्पेशल केस की बात करता हूं मैं। अब स्पेशल केस क्या है कि इफ एच जो है वो बहुत छोटा हो, किससे? आर ई से। मतलब हाइट आपकी चली गई 100 200 300 किलोमीटर तक की, वहां पर जी की वैल्यू में चेंज जो आएगा वो कैसा होगा? तो आपने ये वाला केस यूज करना है, ये वाला केस। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे आप? तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर ई का, ऊपर आ गई वैल्यू तो माइनस का 2, नीचे प्लस का 2 है, ऊपर आ गई तो माइनस का 2। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एस सॉरी एफ जो x है वो बहुत छोटा हो 1 से, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाइनोमियल वाला। वो देखिए क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर माइनस एन, तो ये बन जाता है 1 माइनस एन एक्स। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये x का काम कर रही है। ये पर्टिकुलर चीज किसका काम कर रही है? x का। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2, तो माइनस एन क्या बन गया? 1 माइनस एन एक्स। तो n जो है माइनस 2 है वो अंदर आ जाना चाहिए। बट ये तभी पॉसिबल है जब x क्या हो? बहुत छोटा हो, किससे? 1 से। बट हमारे पास तो ये कंडीशन है, h बहुत छोटा है, किससे? आर ई से। ठीक है, अगर h बहुत छोटा है आर ई से तो आर ई को जरा नीचे लेके आओ, तो इधर क्या रह जाएगा? 1 तो रह ही जाएगा ना। तो h अपॉन आर ई क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, किससे? 1 से। तो h अपॉन आर ई क्या है? x है, तो ऑटोमेटिकली मैं ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं। तो g डैश बिकम्स व्हाट? g डैश विल बी इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2, माइनस 2 अंदर आ गया। h अपॉन आर ई को हमने एज इट इज लगा दिया। तो आपके पास फॉर्मूला बचा क्या? g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होगा? ये उसी कंडीशन के लिए जब h बहुत छोटा हो आर ई से। हर कंडीशन में लगाओगे गलत हो जाएगा। 1500 किलोमीटर की हाइट दे रखी हो h, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो, अरे बहुत आसान है। तो आपका वो आंसर गलत आने वाला है, आपका वो आंसर गलत आने वाला है। प्लीज टेक इन माइंड।
क्योंकि बाइनोमियल की एक्सप्रेशन बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। इसको अपने लोग एक्सपेंड नहीं करके कंप्रेस कर देते हैं, बस इस कंडीशन को यूज करके। ये कंडीशन लगा दी जाती है बाइनोमियल में, और अच्छी खासी जो लंबी एक्सप्रेशन थी उसको कंप्रेस कर दिया जाता है बस इतने फॉर्म में। तो जो कंप्रेस कर दिया गया, बाकी के टर्म्स को इग्नोर कर दिया गया, उन टर्म्स को तो हम यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगा? एग्जैक्ट वैल्यू ये फॉर्मूला देगा, ये फॉर्मूला देगा, ये फॉर्मूला देगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा स्मॉलर हाइट्स के लिए। जस्ट और जस्ट इट कैन बी ओनली यूज्ड, it can be only used for smaller heights. It can be only used with smaller heights. प्लीज ये चीज बहुत ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो g की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर हाइट्स के लिए यूज होगी ये फॉर्मूले के थ्रू, जब आप h को कंसिडर करते हो बहुत ज्यादा छोटा हो किससे? r से। प्लीज अगर ये चीज ध्यान रह जाएगी तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दूसरा मेथड बाद में करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द हाइट at which find the height at which the value of g becomes 64% of the initial one, yeah, 64% of the gravity at सरफेस में जितनी है उसकी 64% अगर हो चुकी हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या बतानी है? जी की वैल्यू। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें फॉर्मूला पता है, कई बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला जल्दी से लगा देंगे, 1 - 2h/r, है ना। जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर गलत आने वाला है। क्यों भाई? 64% की ग्रेविटी हो चुकी है, 64% तो अच्छी खासी हाइट पर हुई होगी। 1-2-3% की तो बात होगी तो स्मॉलर हाइट्स पर है, बट इतना लॉस अगर हो गया ग्रेविटी का, इतना अगर फॉल हो गया ग्रेविटी का, तो छोटी मोटी हाइट नहीं होगी, अच्छी खासी हाइट होगी। ये ध्यान में रखना। इंक्रीज ग्रेविटी हो नहीं सकती कभी भी। मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ होती है? सरफेस ऑफ अर्थ की होती है। इस बात को पहले तो ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी धीरे धीरे डिक्रीज ही होगी, तो डिक्रीज होने का मतलब 64% रह गई है उसकी, 64% रह गई है। वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स लिखिए, या ड्रॉप्स टू सबसे अच्छा होगा, ड्रॉप्स टू 64% ऑफ द ग्रेविटी एट द सरफेस। ठीक, तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाने जा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए भाई? तो फॉर्मूला आपको बताया था, g डैश इज इक्वल टू g आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही बताया था। सबसे अच्छा फॉर्मूला इन क्वेश्चंस के लिए, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाइए। मजाल है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बिल्कुल नहीं गलत होगा। देखो कंडीशन क्या गिवन है भाई, जी डैश कितना हो गया है? जी डैश 64% हो गया, किसका? जी का 64% हो गया। ड्रॉप्स टू और ड्रॉप्स बाय में भी फर्क है भाई। ड्रॉप्स बाय 64% और ड्रॉप्स टू 64%, इसका भी फर्क है। चलो इसको पहला पार्ट मान लेते हैं क्वेश्चन का, इसको दूसरा पार्ट मान लेते हैं क्वेश्चन का। पहले पार्ट में ड्रॉप्स टू 64% करते हैं, तो इतना रह गया, 64% रह गया ड्रॉप्स टू। ठीक है, तो 64/100 इंटू जी, जी डैश की वैल्यू कितनी? 64/100 इंटू जी, ये जी डैश की वैल्यू आई। इसको यहाँ पुट कर दिया जाए, पुट करते हैं तो 64/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से जी कैंसिल हो गए, सॉरी। अब क्या करना है? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या करिए? रूट ले लीजिए। जैसे रूट लोगे, इधर देखो 64 किसका रूट होता है? 8 का। 100 किसका रूट होता है? 10 का। इधर आर ई का स्क्वायर तो जस्ट आर ई, इधर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर तो आर ई प्लस एच मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 आर ई
प्लस 8h इज इक्वल टू 10re। इसको उधर भेज दो, जब इसको उधर भेजोगे तो 8h विल बी इक्वल टू 2re। ठीक, तो 2 4 जा h विल बी इक्वल टू व्हाट, re अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। पहले पार्ट का आंसर आ गया कि भाई कितनी हाइट पर अर्थ का जो रेडियस है उसका 1/4 हाइट पर आपको इतनी ग्रेविटी दिखेगी। फिर दूसरे पार्ट में बोला गया है ड्रॉप्स बाय 64% कम हो गई, तो बची कितनी, भाई जी में से 64% अगर आप कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी, 36%, इतनी रह जाएगी। जी डैश कितनी रह गई, अब 36% रह गई। अब भाई इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को यार, पता तो चले। मुझे अच्छा लगेगा अगर एक भी कमेंट आएगा, एक भी कमेंट बहुत है यार, वीडियोस बनती रहेंगी उस एक कमेंट के चक्कर में, लगेगा कोई तो देख रहा है, उस एक बच्चे के लिए ही बनाता रहूंगा वीडियोस। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट, वेरिएशन इन जी एज वी गो अप। तो वेरिएशन इन जी as we go down, तो प्लीज हैव अ लुक। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे ही ग्रेविटी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो भाई देखो भाई, बंदे का ना मन नहीं लग रहा था भाई सरफेस ऑफ अर्थ पे, है ना, उसका मन क्या करा कि खड्डा खोदे और नीचे जाए। ठीक है, वो टहलने के लिए नीचे चला गया, खड्डा खोदते खोदते उसको खुद को नहीं पता चला वो कहाँ पहुंच गया। तो उसने डी डेप्थ की हाइट खोदी और बंदा अब यहाँ इस पोजीशन पर है। तो ये जो पोजीशन है ये ए मान ली जाए, और ये जो पोजीशन है इसको बी मान लिया जाए। और रेडियस हमें पता है कितना होता है भाई, आर ई, तो सेंटर से अब उस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं स्मॉल आर ई कहूंगा। बॉडी का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करा जाता है और उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा जाता है। इस स्मॉल आर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, आर ई माइनस डी। मैंने शुरू में बार बार कहा, अगर आपने हॉलो स्फीयर दैट इज शेल का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन नहीं देखा, कंसेप्ट नहीं देखा, तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मेनली इस कंसेप्ट के लिए जब बॉडी यहां पर है तो देखो मैंने आर ई माइनस डी नाम के डायमीटर का मैंने क्या करा, रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब अंदर का मास क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, अंदर का मास। बाहर वाला क्यों नहीं लगाएगा, तो देखते हैं, बता तो चुका हूं, फिर भी एक बार और थोड़ा सा। बॉडी यहां है ना, तो बाहर ही इसके मास होगा, तो बाहर वाले मास को समथिंग मैंने ऐसे ड्रॉ करा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो बाहर वाला मास है, बाहर वाले मास को मैंने डॉटेड पार्ट से बनाया हुआ, ये सारा बाहर वाला मास। मैंने उसमें गैप डाल रखा है, गैप है नहीं, एग्जैक्टली गैप है नहीं, मैंने बस बाहर वाले मास को अलग से बना रखा है, अलग से बता रखा है आपको। ठीक, अब जो बाहर वाला मास है वो एक शेल की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल एक शेल की तरह बिहेव कर रहा है। और शेल के ड्यू टू शेल ई इनसाइड क्या होती है, जीरो। ड्यू टू शेल ई इनसाइड क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब बॉडी शेल के अकॉर्डिंग तो अंदर है ना, बॉडी शेल के अकॉर्डिंग क्या है, अंदर है। तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं लगेगी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं लगेगी तो स्मॉल जी लगेगा, नहीं लगेगा, सिंपल सा फंडा है। पहले ही पॉइंट पे ये बता दिया था, ई जी है, सिंपल, ई क्या है, जी है। अब मैंने कहा कि भाई अगर आपने शेल वाली डेरिवेशन नहीं देखी है तो ये फंडा देखने का नहीं मतलब बनता है, इसको मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देखा नहीं है तो फिर दिमाग में ये पल्ले बांध लो कि शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर कितनी होती है, जीरो होती है। ये समझाया हुआ है, रटवाया हुआ कंसेप्ट नहीं, समझाया हुआ कंसेप्ट है कैसे जीरो। ठीक, अब बचा क्या, अंदर वाला पार्ट बचा दो। अंदर वाले की वजह से तो होगी, बिल्कुल होगी।
तो अंदर वाले की वजह से कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस हो गया, इसको क्या माना हुआ है, इसको स्मॉल आर माना हुआ है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर जी डैश कितना होगा, तो जी डैश की वैल्यू जी एम डैश। अब एम डैश इसका मास कंप्लीटली कितना होगा, समथिंग एम डैश होगा, एम डैश अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो है कितना है, आर का स्क्वायर। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला बी वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट जी डैश की वैल्यू कितनी आई, जी एम डैश अपॉन आर का स्क्वायर। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट ए, एट ए क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आर ई मान के चलो, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। अब यार दिक्कत क्या है ना हमारे सामने, दिक्कत ये है ये एम डैश कितना होगा, ये एम डैश की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हम लोग जब भी ये कंसेप्ट करते हैं इनसाइड द शेल आपके पास वो पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, हमें बताया गया था कि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम वाइज, एरिया वाइज या लेंथ वाइज, भाई भरा पड़ा है, भरा पड़ा है तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रो। रो इज इक्वल टू टोटल मास, कितना, इस अर्थ का टोटल मास m और रेडियस r ही, तो टोटल मास हो गया m अपॉन वॉल्यूम v, दैट इज रो इज इक्वल टू m अपॉन वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब, 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ये हो गई डेंसिटी रो की वैल्यू। इस रो की हेल्प से मैं ये m डैश पता कर सकता हूं, ये रो की हेल्प से मैं ये m डैश पता कर सकता हूं, कैसे, सो m डैश विल बी इक्वल टू, तो मास किसका, इस वॉल्यूम का, तो जितनी वॉल्यूम का मास पता करना है उस वॉल्यूम को पकड़ो और इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी वॉल्यूम का मास पता करना है उस वॉल्यूम को पकड़ो और इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई वॉल्यूम रो, सॉरी डेंसिटी रो को मल्टीप्लाई करना है इस वॉल्यूम वी डैश के साथ, तो रो इनटू वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ये आ गई एम डैश की वैल्यू। इस एम डैश को यहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, एम डैश की जगह आ जाएगा 4/3 पाई रो आर का क्यूब, आर स्क्वायर से ये गया क्यूब, तो बचा गया 4/3 जी पाई रो इनटू आर। तो जी डैश की वैल्यू क्या दिख रही है, जी डैश की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, जी डैश आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल आर के, जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल आर के। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जी कभी इंक्रीज नहीं होगा, सबसे ज्यादा कहां होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, यही बोला था ना आपने। अब आप मुकर रहे हो अपनी बात से, दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा किसी ना किसी के, तो आया होगा, तो समझिए यहाँ पर स्मॉल आर कहां से है, सेंटर ऑफ अर्थ से, कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से। मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो आर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा कहां होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा। तो यहाँ पर आपका डेप्थ की बात नहीं हो रही है, ये स्मॉल आर की बात हो रही है जो सेंटर से मेजर हो रहा है, कहां से, सेंटर से। तो सेंटर से जब आपका स्मॉल आर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो जी बढ़ेगा, तो जी बढ़ेगा। बट यही अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते, डेप्थ में जाते, तो उल्टा दिखता, तो क्या दिखता, नीचे जा रहे हैं, स्मॉलर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी कम हो रही है, अगर आप ऊपर से देखते। बट अभी के लिए स्मॉलर कहां से मेजर हो रहा है, इस सेंटर से मेजर हो रहा है, कहां तक, यहां तक, फिर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा, सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचेगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉलर सबसे ज्यादा, दैट इज आर, तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या दिखा, जी डैश विल बी इक्वल टू 4/3 जी पाई रो इनटू स्मॉल आर, एस रो इज इक्वल टू क्या है, m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, हाँ या ना, यही है,
आई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। और जो स्मॉल आर है वो क्या है, वो है आर ई माइनस का डी, वो क्या है आर ई माइनस का डी, जैसे देखो, ठीक है। हम लोग इसको यूज करते हैं, तो जी डैश विल बी इक्वल टू 4/3 जी पाई, रो की जगह आया m अपॉन 4/3 पाई आर ई का क्यूब, 4/3 पाई आर ई का क्यूब इनटू स्मॉल आर आपके पास क्या है आर ई माइनस का डी, क्या है आर ई माइनस का डी। अब यहां पर पाई से तो पाई उड़ गया भाई, 4/3 से 4/3 उड़ गया, बचा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन अपॉन आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस डी, आर ई का क्यूब इंटू आर ई माइनस डी। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यहां पर जीएम की वैल्यू क्या दिख रही है, जी आर ई का स्क्वायर दिख रही है, उसको यहां यूज कर लूं तो जी डैश इज इक्वल टू जीएम की जगह जी आर ई का स्क्वायर, जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का क्यूब ब्रैकेट में आर ई माइनस डी, ये क्यूब स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई ब्रैकेट में आर ई माइनस का डी आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी ब्रैकेट में आर ई से आर ई कैंसिल, 1 बचा माइनस डी अपॉन आर। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, डेप्थ के लिए। जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो ये आपका फ्रैक्शन बढ़ेगा, फ्रैक्शन बढ़ेगा, 1 में से कुछ माइनस होगा तो जी डैश की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब डेप्थ में जाओगे तब। पर जब सेंटर से ऊपर की तरफ आओगे तो ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, आपको दिखेगी ग्रेविटी बढ़ती हुई नजर आ रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, स्मॉल जी की बात करूं, अगर मैं स्मॉल जी की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर अपने लोग कहां से ड्रॉ करते हैं, कहां से, सरफेस ऑफ सेंटर से, ठीक है। मैं इस स्मॉल आर को बढ़ाते बढ़ाते सरफेस ऑफ अर्थ पर लेके जाऊं, फिर बाहर लेके जाऊं, तो जी का वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या करा, यहां पर अर्थ बना भी लिया, यहां पर मैं अर्थ बना भी लेता हूं ताकि और आपको आसानी हो जाए। हमारी आसानी के लिए तो सर आप क्या क्या करते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अर्थ हो गया, अर्थ का ये सेंटर, ठीक है। मैं बढ़ना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली जब तक आर की वैल्यू आर ई के बराबर ना हो जाए, जब तक आर की वैल्यू आर ई के बराबर ना हो जाए तब तक जी डैश क्या करता है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक यहां पर आपने वो पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक है, ये आपके पास सेंटर हो गया। तो यहां से जी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची, ठीक, बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची तो आपको क्या दिखा, स्मॉल आर की वैल्यू जैसे कैपिटल आर ई के बराबर होगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी ग्रेविटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज जीएम अपॉन आर ई के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर जी क्या कर रहा है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। बट जैसे सरफेस के बाहर निकलते हो, जब हाइट में जाते हो, तो हाइट के लिए क्या देखा था, हाइट के लिए देखा था जी का रिलेशन 1/r² आया था, जी का रिलेशन 1/r² आया था, याद करिए, हो सके तो रिमाइंड करके देखिए। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, कुछ रिलेशन ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो भाई ये ग्राफ जो है ये बहुत पूछा जाता है, ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, प्लीज इस ग्राफ को ध्यान में रख लीजिए। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट का हो गया, डेप्थ का हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें, है ना, इजी सा न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा। No, 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 no. No, 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 no. ठीक है, ये ग्राफ मत भूल जाना कहीं यार, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में ध्यान रखना। अब बोला गया है कि इफ अ बॉडी weighs 200 न्यूटन on the surface of earth, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर बॉडी का वेट समथिंग 200 न्यूटन है, समथिंग 200 न्यूटन, then find its way at depth
एट डेप्थ d इज इक्वल टू आर ई बाय 2। जब आपकी डेप्थ आर ई बाय 2 के बराबर हो जाए तब आपको ये पता करना है उसका डेप्थ, उसका वेट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये भाई सरफेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर वेट था W कितना, समथिंग 200 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा जब इसकी डेप्थ कितनी मान ली जाए, टी की वैल्यू आर ई बाय 2 के बराबर मान ली जाए, आर ई बाय 2 के बराबर मान ली जाए, वहां वेट कितना होगा तो W डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, mg डैश, और यहाँ का W mg के बराबर। बात सारी की सारी किसकी है, सारी की सारी कहानी किसकी है, जी डैश की है। जी डैश पता करो सर यहाँ पर कितना है। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। तो जी डैश की वैल्यू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर के बराबर, याद आया फॉर्मूला, इसका यूज करते हैं। सीधा सीधा देखो डी किसके बराबर है, डी किसके बराबर है, आर ई बाय 2 के बराबर है, यूज कर लो। जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर ई बाय 2 इंटू आर ई, कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा जी बाय 2। भाई हाइट अगर आधी तो ग्रेविटी भी आधी हो जाएगी, जी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, जी बाय 2। तो भाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, डब्ल्यू डैश की एम जी डैश, अब यहाँ पर जी डैश कितना जी बाय 2, तो एम जी की वैल्यू कितनी, एम जी की वैल्यू 200 न्यूटन। इस 200 न्यूटन को यहाँ रखोगे तो 200 बाय 2 कितना 100 न्यूटन, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन के बराबर, 100 न्यूटन के बराबर। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई वेरिएशन इन जी फिर से करेंगे, दो ही हुए अभी तो, दो और बचे, वीडियो को लंबा होने दो यार, एक बार में देखना, कोई डिस्टर्बेंस अपने पास मत रखना यार, जैसे हो वैसे के वैसे बैठे रहो, बस वीडियो को देखते जाओ, देखते जाओ, बाद में एक बार पढ़ भी लेना यार, खुद पढ़ना फिर। ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू इट्स शेप, इसकी शेप की वजह से क्या होगा फर्क, शेप की वजह से। हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है अर्थ कैसा है, अर्थ स्फीयर है, कंप्लीटली गोला है, बिल्कुल गोला है, बट होता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं होता है, सोच के देखो, फुटबॉल को बहुत तेज घुमाया, घुमाता रहा, घुमाया घुमाया बहुत तेज घुमाया, क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक, अब अगर वो फैलेगा तो ऑटोमेटिकली इधर से फैलेगा तो इधर से अंदर से चपटा हो जाएगा। तो समथिंग उसके रोटेशन की वजह से, उसके रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से, यहां पर इसका रोटेशन इसके एक्सेस के रिस्पेक्ट ऐसा हो रहा था, तो उसके रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से वो समथिंग ऐसा हो जाएगा। मजा नहीं आया, आया आया, ठीक है ठीक है ठीक है, चपटा सा दिख रहा है, चपटा सा दिख रहा है, कंप्लीटली गोल नहीं दिख रहा, तो इधर से थोड़ा सा चपटा सा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, इधर से फैलेगा, इधर से चपटा सा हो जाएगा। तो भाई ये होती है इक्वेटर वाली एक्सेस, ये होती है इक्वेटर वाली एक्सेस, ठीक है, और ये होती है पोल वाली एक्सेस। ठीक, अब इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो इसको आर ई पढ़ूंगा, रेडियस अक्रॉस इक्वेटर। सर जब ये स्फीयर नहीं था तो रेडियस का सर, तो कह लो डिस्टेंस ऑफ सरफेस ऑफ द इक्वेटर वाली लाइन कहां से, सेंटर से, आर ई हो गया। तो ये क्या होगा, तो पोल वाला पॉइंट कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो गया, आर पी हो गया। तो घूमने की वजह से अर्थ जब चपटा हुआ तो उसके आर ई और आर पी चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से ये आर ई बढ़ जाता है, आर पी कम हो जाता है, ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। आर ई लेस है किससे, आर पी से, आर ई ना 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 ना, आर ई ज्यादा है किससे, आर पी से। आर ई जब ज्यादा है आर पी से, तो अब हमें ये तो पता ही है, एज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, फॉर्मूला तो पता ही है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आर रेडियस ऑफ अर्थ था, जो ये इक्वेटर है, इस समय ये इक्वेटर है, ये आर ई था, ये आर ई था, ये इक्वेटर वाला रेडियस है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है ये आर जो था रेडियस ऑफ अर्थ था, बट यहाँ तो दो दो दिख रहे हैं रेडियस, एक इक्वेटर वाला और एक पोल वाला। तो जब भी शेप को ध्यान में रखोगे
तो आपके पास जी ई की वैल्यू होनी चाहिए जी एम अपॉन आर इक्वेटर, मतलब जी ई की बात करो तो जी इक्वेटर क्या करो तो आर ई क्यू का स्क्वायर, और जब भी जी पी की बात करो तो कितना होगा जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब हमें पता है एस आर ई क्यू जो है वो ज्यादा है किससे, आर पी से। आर ई क्यू जो है वो ज्यादा है किससे, आर पी से। तो जब ये आपका रेडियस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कम होगा और ये बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी एट पोल बिकम्स मोर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो भाई वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा भाई, शेप की वजह से, रोटेशन नहीं, शेप की वजह से आपकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है। पोल्स पर आपको ज्यादा नजर आएगी और इक्वेटर पे आपको कम नजर आएगी। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटी, तो भाई पोल से इक्वेटर की तरफ जब जा रहे हो, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, जी डिक्रीजेस, जी डिक्रीजेस। क्वेश्चन अगर आए तो एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर देन व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटी, तो जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डियर, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पूछा जाता है, इस पर ध्यान देना। वेरिएशन जी ड्यू टू इट्स रोटेशन, रोटेशन की वजह से भी आपकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, रोटेशन की वजह से भी। ठीक है, तो प्लीज इस पे भी ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया अर्थ, ठीक है, ये हो गया अर्थ। अब इस अर्थ की अगर अपने लोग बात करें तो ये अपनी इस एक्सेस के अलाउंग क्या करता है, रोटेट करता है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के लिए। किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के विद रिस्पेक्ट ये क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है भाई, रोटेट कर रहा है तो इस रोटेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हाँ जी, इस रोटेशन की वजह से फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अपने आप को मैरी को राउंड पे जरा एक बार रख के देखो। ठीक है, रख लिया सर, बैठे बहुत घूमे हैं सर, बहुत घूमे हो, कभी गिरे हो, गिरे क्यों सर, बैठेंगे तो गिरेंगे क्यों, गिराया हुआ किसी ने, कभी नहीं गिराया, तो बैठे नहीं हो फिर बैठे ही हो, फिर और कुछ करा नहीं है फिर आपने। उस पे जब आप बैठते हो तो आपके दोस्त क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको तेज तेज घुमाते हैं। ठीक, तेज तेज घुमाते हैं, फिर पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों, क्यों पकड़ के रखना पड़ता है, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो, उस गहराई में जाके देखो। अगर एक कॉपी को मैं अपने हाथ में घुमाना शुरू कर दूं और उसके किसी कोने पे मैं सिक्का रखूं, घूमती कॉपी के ऊपर सिक्का रखा होगा तो किधर जाके गिरेगा, सोच के देखो, सोच के देखो। घूमती कॉपी पे अगर सिक्का रखा होगा तो सिक्का ऐसे घूमते 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 इधर की तरफ, बाहर की तरफ भाग जाएगा। ये जो सिक्का जो भी होगा ये बाहर की तरफ भाग जाएगा। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता होगा, आप भी बाहर की तरफ भागते होंगे मैरी ग्राउंड पे। बाहर की तरफ कौन खींचता है, बाहर की तरफ कौन खींचता है, तो बाहर अगर आप यहां हो तो आपको बाहर की तरफ खींचने वाला कोई तो होगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्यूडो फोर्स जिसका वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां हो, यहां हो तो अर्थ के राउंड ऐसे से घूम रहे होंगे, ऐसे से घूम रहे होंगे। ठीक, अर्थ के राउंड जब ऐसे से घूम रहे होंगे तो इसका सर्कल समथिंग ऐसा बनेगा। इस सर्कल को ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, ऐसा नहीं, इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो। ये बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बट यार हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, अर्थ घूम रहा है, हम तो नहीं जा रहे बाहर, हम तो नहीं जा रहे बाहर, हमें कोई अंदर खींच रहा होगा, फिर हमें कोई अंदर खींच रहा होगा, तो अंदर कौन खींच रहा है फिर, एम जी, है ना, अंदर कौन लग रहा है, एम जी। ठीक, एम जी ना लगे तो घूमती चीज पे आप जाओ तो बाहर की तरफ खिसक जाओगे, अच्छी बात है। तो एम जी यहां पर इसका मतलब आपको रोक कर रखना, सिर्फ यहां भी रोक के रख रहा होगा। यहां थोड़ी सी कहानी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही होगी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉट से, उस पोजीशन पर।
अब ये पोजीशन अर्थ के लिए अगर किसी को बतानी हो कहाँ है, तो जैसे यार यहाँ की पोजीशन तो बता दी आपने भाई, इक्वेटर के पॉइंट पर है, इक्वेटर वाली एक्सिस है, इक्वेटर के किसी पॉइंट पर है। बट अगर ये वाली पोजीशन बतानी हो तो क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी होती है सेंटर ऑफ अर्थ से, खींची, और उसका एंगल देखना होता है इक्वेटर वाली एक्सिस से, ठीक है। मान लिया थीटा इज द एंगल, ये थीटा एंगल थीटा क्या होता है, एंगल थीटा यहाँ पर इसको नाम दिया गया लैटिट्यूड, जिसके बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा होगा। क्या होता है ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड एक पोजीशन है बॉडी की। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के विद रिस्पेक्ट क्या कहते हैं, मरीन सोल्जर्स यहाँ जो भी आपके नेवी वाले हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो वही है ये लैटिट्यूड एंगल विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर मास एम, ठीक है। तो ये इसके विद रिस्पेक्ट इसका रोटेशन समझने का ऐसा हो रहा होगा, ये यहाँ पर है ऐसा घूम रहा होगा, ये यहाँ पर है ऐसा घूम रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस ये होगा, इसका रेडियस ये होगा स्मॉल आर, ठीक। तो इसका एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ बाहर की तरफ होगा, इसको भी कोई ना कोई रोक रहा होगा भाई, बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पर भी एम जी लगेगा, बट यहाँ एम जी सेंटर की तरफ कुछ ऐसा लगेगा, इधर की तरफ एंगल चेंज हो गया ना, ऊपर की तरफ चला गया, एंगल चेंज हो गया। तो यहाँ एम जी सेंटर की तरफ इधर लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर उधर लग रहा है, तो सर यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब अगर एम आर ओमेगा स्क्वायर देखो ध्यान से बाहर की तरफ, और एम जी इधर अंदर की तरफ लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट समथिंग आपके दिमाग में होगा, समथिंग यहाँ बनेगा बाहर की तरफ। और अगर वो बार मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो समथिंग ऐसा आएगा, तो यार इसको फिसल जाना चाहिए था इधर की तरफ, है ना, तो इधर की तरफ चला जाना चाहिए था, वो तो गई नहीं बॉडी, बॉडी तो जाती नहीं है, क्यों, क्या रीजन है, क्या रीजन है। तो देखो ओमेगा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, और न्यू होता है 1/t टाइम पीरियड। ये जो रोटेट कर रहा है ना अर्थ, इसकी ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है 24 आवर्स, कितना होता है 24 आवर्स, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बोले तो 60, सॉरी 24 आवर्स, आवर्स को कन्वर्ट करा मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट करा सेकंड्स। अब साला ओमेगा की वैल्यू देखो क्या आएगी, 0.000, कितनी कम, बहुत कम। जब बहुत कम का स्क्वायर करो तो और कम, बहुत कम का स्क्वायर करो तो और कम। रेडियस आर, अरे कितना होगा, कितना होगा, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा ना। और 6000 किलोमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हो 10⁻³ से, तो भी देखो उसका स्क्वायर, ये 2 जीरो तो यही होगा, एक इसका जीरो भी काम आ जाएगा, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो गया, वो उससे कैंसिल हो गया, तो फिर भी क्या वैल्यू आएगी 1 2, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली हमारा ओमेगा स्क्वायर भी बहुत छोटी होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी बहुत बहुत छोटी होगी, किससे, एम जी, ठीक। तो ऑटोमेटिकली यार आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर के विद रिस्पेक्ट छोटा होता है उससे अवे चला जाता है रिजल्टेंट। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बहुत छोटा है एम जी से, एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बहुत छोटा है एम जी से, तो इसका इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो फिर एम जी की तरफ ही भागेगा ना, वो तो एक रिजल्टेंट जो होगा, इसका रिजल्टेंट होगा वो तो एमजी की तरफ ही भागेगा, जिसको मैं एमजी डैश नाम दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ, एमजी डैश। तो मान के ये चलते हैं कि आपका रिजल्टेंट कंप्लीटली सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ना होके समथिंग ये आ गया, मान के चलते हैं एमजी डैश अब यहां आ गया, भाई इससे तो बहुत दूर होगा और इसके बहुत पास होगा, क्यों, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है किससे, एमजी से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एमजी के क्लोजर बनेगा। ये अपोज करने की कोशिश करेगा बट ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो इसका थोड़ी सी डायरेक्शन इसने चेंज करी, सेंटर से थोड़ा सा वे हो गया। तो कहने का मतलब एक्चुअल जो एमजी है वो सेंटर की तरफ है, बट इफेक्टिव एमजी डैश कभी भी सेंटर की तरफ नहीं होता। कोई पूछ ले, डू इफेक्टिव एमजी या वेट एक्ट टुवर्ड द सेंटर, इफेक्टिव नो, एक्चुअल एक्ट्स बट इफेक्टिव डजंट। क्यों इफेक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या करता है, इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा, तो ये थीटा, ओके, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तो देखो देखो देखो, ये स्मॉल आर, ये सेंटर, ये रोटेशन वाली एक्सेस,
ये इक्वेटर वाली एक्सिस, ये थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या था, ये एम जी था। ठीक है, ये एम जी था, और यही आपके पास क्या होगा, आर ई भी होगा। क्या होगा, ये आर ई भी होगा। ठीक, अगर ये आर ही, ये स्मॉल आर और ये थीटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर अपॉन आर ई बिकम्स व्हाट, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई cos थीटा। स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई cos थीटा। या जो स्मॉल आर की वैल्यू निकल रही, इस स्मॉल आर को यहाँ पुट कर दिया जाए, इस स्मॉल आर को यहाँ पुट कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, आर ई cos थीटा बन जाएगा ये भी। ठीक है, रिजल्टेंट एम जी डैश निकालना है, रिजल्टेंट एम जी डैश निकालना है। तो कैसे निकालें, तो देखो भाई, ये एंगल थीटा निकाला ना, देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल क्या हुआ, 180 माइनस थीटा। ये क्या हुआ, 180 माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट आर आएगा, जो रिजल्टेंट आर आएगा उसकी बात करते हैं, तो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना, 180 माइनस थीटा। थीटा कितना, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर वैसे ही बहुत छोटा था, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही बहुत छोटा, तो एम ओमेगा की पावर 4 टाइम्स और छोटा हो जाएगा, तो एज ओमेगा वेरी स्मॉल। ठीक, तो ओमेगा की पावर 4 टाइम्स को निगलेक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, आर क्या है, रिजल्टेंट एम जी डैश, तो एम जी डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, 2 एम का स्क्वायर आर जी ओमेगा का स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। ठीक है भाई, यहां से एम स्क्वायर, यहां से एम स्क्वायर आ गया बाहर, तो बाहर क्या बचा, जस्ट एम, जस्ट एम अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दोनों बाहर आ गए, जी स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर जी साथ में ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, मुझे यार जी को भी बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं जी स्क्वायर ही बाहर निकाल लूं, तो यहां से जी से मल्टीप्लाई करा, यहां पर जी से डिवाइड करा, तो ऊपर भी जी स्क्वायर बन गया। जब ऊपर जी स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो जी बचेगा, तो एम जी ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस 2 स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, आर ई कॉस थीटा, पुट करो आर ई कॉस थीटा, जो जी था जी स्क्वायर वो तो बाहर आ गया था, नीचे बचाएगा जी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस का स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक स्मॉल आर में कॉस थीटा, एक यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस का स्क्वायर हो गया, ओमेगा की वैल्यू एज इट इज ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, अब देखो जो एम जी डैश है, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी डैश की वैल्यू, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। क्या करा, ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी होल पावर 1/2, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की होल पावर एन का, 1 माइनस एन एक्स, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो भी तब लगता है जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो, किससे, 1 से। क्या था, बाइनोमियल। तो देखो ना, एक्स क्या है, ये कंप्लीट एक्स है, ये कंप्लीट क्या है, एक्स है। कैसे पता चला कि ये बहुत छोटा है 1 से, तो ओमेगा बहुत छोटा था, और ओमेगा जब बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 0.00 समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर आपका कितना 6.4 × 10⁻6 हो गया, बट यार ओमेगा स्क्वायर तो उससे भी बहुत छोटा होगा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से तो नहीं बड़ी हो सकती ना, है ना, जी की वैल्यू क्या है 10, तो इसका मतलब ये एक्स है ये बहुत छोटी वैल्यू है, किससे, 1 से, तो ऑटोमेटिकली मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ, हाफ को अंदर ला सकता हूँ, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस हाफ अंदर आ गया, तो 2 इंटू आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो क्या बचा, क्या बचा, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, इस जी को अंदर भेजोगे
तो क्या मिलेगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, आप ये आपके पास फॉर्मूला आ गया रोटेशन की वजह से। जब भी आप किसी पर्टिकुलर बॉडी का जी पता करना चाहते हो, उसके ऊपर कितना लग रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो वो पोजीशन थीटा की हेल्प से पता चलेगी, पुट कर दी जाएगी। ठीक, ओमेगा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, आर ई फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। सारी की सारी कंडीशन किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। तो थीटा पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, बॉडी की पोजीशन पता होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रेविटी के बारे में आप पता कर सकते हो कितनी उसके ऊपर लग रही है। अब यार अगर मैं पोल की बात करूं, एट पोल, तो जब आपकी बॉडी पोल पर है, सपोज ये बॉडी चल के यहां पहुंच चुकी, चल के यहां पहुंच चुकी, थीटा देखो, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90, तो कॉस 90 जीरो। तो इसका मतलब पोल पे खड़े हुए बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस रोटेशन का, पोल पे खड़े हुए बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस रोटेशन का, तो जी डैश कंप्लीटली कितना, जी के बराबर, क्योंकि थीटा 90 था। बट अगर यही बात कर रहे हैं इक्वेटर की, तो एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, तो भाई इक्वेटर की बात करो तो ये पर्टिकुलर बॉडी आपकी यहां आ जाती है, थीटा कितना, जीरो, थीटा हो गया जीरो, थीटा की अगर वैल्यू जीरो हो जाए तो जी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो भाई वहां पर सबसे कम ग्रेविटी होगी। तो अगर आपको अपना वेट फूट मेजर करना है, मोटे हो तो इक्वेटर पे चले जाओ, वहां पर मेजर कर लो, थोड़े से खुश हो जाओगे। बट पोल पर जाओगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कितना वेट है। तो खुश होने के लिए आप इक्वेटर पे जा सकते हो, बट ये भी मत सोचना 5-10 किलो कम हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ा तो आधा पौन किलो का, 250 ग्राम का, 200 ग्राम, ठीक है, इतनी ज्यादा कम नहीं होती, पॉइंट्स में कम होती है, ठीक है। तो इक्वेटर पर ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला, पोल पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी, पोल पर ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साफ दिख रहा होगा कि पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ जाते हो तो ग्रेविटी आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो दिस बिकम्स द कंप्लीट लेक्चर ऑन द वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, ड्यू टू हाइट, डेप्थ, रोटेशन एंड शेप। अगर फिर भी यार इसमें कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में वो ही बताइए, कमी को पूरा करने के लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और आप लोग देखते रहेंगे या नहीं, देखा करो यार, ठीक है, और लाइक जरूर करा करो। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।